अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि आज भारत के लोगों के लिए, आप सब के लिए, जो हर रोज शाम को टीवी से चिपक जाते हैं, और आप सब लोग जो हर शाम को हमारे पास यानी न्यूज़ चैनल्स के पास आते हैं खबरें सुनने के लिए, खबरें सुनकर अपनी राय बनाते हैं किसी मुद्दे पर, उन सब के लिए आज एक काली शाम है। क्योंकि अगर मुंबई पुलिस की हम माने तो आप लोगों को ठग लिया गया है, आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। देश के लोग आज दुखी हैं क्योंकि आज शायद देश में पहली बार एक टीआरपी घोटाले का खुलासा हुआ है। घोटाले तो हमारे देश में होते ही रहते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए घोटाले, पैसे के घोटाले, घोटालों की हमें आदत सी पड़ गई है, लेकिन टीआरपी घोटाला पहली बार सुना है। आज दोपहर को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पूरे देश को चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि टीआरपी से छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस ने 3 टीवी चैनल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और इनमें से 2 चैनल्स के प्रोमोटर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टीवी का। यह वो न्यूज चैनल है जो देश का नंबर 1 चैनल होने का दावा करता था, और यह दावा सही था क्योंकि टीआरपी भी यही कहती है कि यह न्यूज चैनल नंबर 1 है, चाहे वो अंग्रेजी का रिपब्लिक टीवी हो या फिर हिंदी में रिपब्लिक भारत हो। आज ही नई टीआरपी आई है क्योंकि हर थर्सडे को, हर वीरवार को साप्ताहिक टीआरपी रिलीज होती है, और आज जो टीआरपी आई है उसमें भी ये दोनों चैनल्स नंबर 1 हैं। आज मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि यह टीआरपी नकली थी और खरीदी हुई टीआरपी थी। मुंबई पुलिस के अनुसार मुंबई में बहुत सारे परिवारों को हर महीने 500 रुपए देकर यह कहा जाता था कि वो अपने टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल लगाकर रखें, एक ही चैनल लगाकर छोड़ दें, घंटों तक वही चैनल चलता रहे। यह खुलासा वीरवार के दिन हुआ है। वीरवार हफ्ते का वो दिन होता है जब टीवी चैनलों की टीआरपी आती है, और आज के दिन जो टीआरपी आई है, आज के दिन हुई टीआरपी की इस चोरी की तुलना आप बूथ कैप्चरिंग से कर सकते हैं। नेताओं के लिए जो महत्व वोटों का होता है, टीवी चैनल्स के लिए वही महत्व टीआरपी का होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो महत्व फिल्म स्टार्स के लिए होता है जब उनकी फिल्में रिलीज होती हैं, वही महत्व टीवी चैनल्स के लिए टीआरपी का होता है। कल्पना कीजिए कि अगर कभी कोई ईवीएम हैक हो जाए इस देश में तो कितनी बड़ी खबर बनेगी। इसी प्रकार अगर टीआरपी मापने वाले बक्से हैक कर लिए जाएं तो इससे बड़ी खबर आज की दुनिया में क्या होगी। एक अंदाजा आप लगाकर देखिए, एक उदाहरण आपको देते हैं। वर्ष 1975 में चुनावों में धांधली के आरोप में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तब दोषी पाई गई थी। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था और उन पर चुनाव लड़ने को लेकर 6 साल की पाबंदी लगा दी गई थी। यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि उस समय देश में इमरजेंसी लगा दी गई। यानी धांधली चाहे चुनावों में हो या टीआरपी में हो, लोकतंत्र के लिए दोनों ही बहुत हानिकारक हैं। और शायद इसीलिए आज के बाद से आपका इस टीआरपी शब्द से भरोसा उठ जाएगा और आपको टीआरपी शब्द शायद एक अपशब्द लगने लगेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आज जिस शख्स ने यह पूरा पर्दाफाश किया है, आज जिस शख्स ने पूरे देश को चौंका दिया है, उस शख्स का नाम है मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिन्होंने आज मीडिया के सामने खुलासा किया। उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता, इसलिए सीधे हम मुंबई चलते हैं परमबीर सिंह के पास। परमबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो खुलासा आपने किया, पूरा देश उससे हैरान है, चौंक गया है पूरा देश। इससे पहले हमने बैंकों को लुटते हुए देखा है, घरों में चोरी होते हुए देखी है, तमाम तरह की चोरियां हमने देखी हैं, बैंकों में फ्रॉड होते हुए देखे हैं, लेकिन ये जो टीआरपी चोरी का मामला आया है, ये देश ने पहली बार देखा है। और मुझे लगता है कि आप शायद पहले पुलिस कमिश्नर होंगे और आपकी फोर्स पहली पुलिस फोर्स होगी जिसने इस टीआरपी स्कैम का खुलासा किया है। तो आप थोड़ा पूरे देश को बताइए कैसे आपने इसका खुलासा किया, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल मामला है। जी हाँ, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की एक एजेंसी है जिसका नाम है बार्क, और बार्क का काम है अलग अलग चैनल्स की व्यूअरशिप को रेट करना, उनकी टीआरपी डिटरमिन करना। और इस काम में मदद करने के लिए बार्क ने अपॉइंट किया हुआ था हंसा नाम की एक एजेंसी को। तो हमको हंसा एजेंसी ने आके ऐसा कंप्लेंट दिया था, एफआईआर दिया था कि उनके नीचे
एक्स कुछ कर्मचारी थे, फॉर्मर उनके कर्मचारी थे जो पहले वहां पे काम करते थे, वो वहां से उनका जो कस्टमर डेटाबेस था उसको लेके चुरा कर जब वो नौकरी छोड़े उस डेटाबेस को साथ ले गए थे। उस कस्टमर डेटाबेस का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। और यहाँ कस्टमर डेटाबेस का मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। इसका मतलब होता है कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 30,000 बैरोमीटर हंसा और बार्क ने मिलकर अलग लोगों के घरों में लगाए हैं। अकेले मुंबई में करीब 2,000 इस प्रकार के बैरोमीटर लगाए गए हैं। और इस बैरोमीटर जिन घरों में लगे होते हैं वो कौन से चैनल को कितनी देर के लिए देख रहा है उसके हिसाब से टीआरपी डिसाइड की जाती है। और टीआरपी पूरी व्यूअरशिप पे नहीं की जाती, सिर्फ ये 30,000 या ये 2,000 जो मीटर लगे हुए हैं उसके बेसिस पे ये टीआरपी देखी जाती है। ये किसके घर में टीआरपी मापने वाला ये मीटर लगा हुआ है, बैरोमीटर लगा हुआ है, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा था हंसा का, लेकिन एक्स एम्प्लॉय वो वहां से डेटा चुरा कर ले गए और उस डेटा का इस्तेमाल टीआरपी को मैनिपुलेट करने के लिए करा जा रहा था, ऐसा आरोप हमारे पास आया। हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में करने के बाद हमारे सामने ये आया कि दो तो छोटे चैनल सामने आए, एक तो फक्त मराठी और एक बॉक्स सिनेमा, जो कि इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, टीआरपी को मैनिपुलेट इस बैरोमीटर के मार्फत से कर रहे थे। और आगे जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें हमको ये भी मालूम पड़ा कि रिपब्लिक चैनल है वो भी इसी प्रकार का टीआरपी मैनिपुलेशन का काम कर रहा था। बार्क ने हमको अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट में बताया कि रिपब्लिक टीवी की जो सस्पिशियस ट्रेंड्स दिखाई दे रहे थे, ये मैं आपको रिपीट करता हूं, बार्क ने अपनी रिपोर्ट में हमको बताया। और इसी प्रकार से कुछ कस्टमर्स का सस्पिशियस व्यूइंग दिखाई दे रहा था, उसका डेटा हमसे शेयर किया। हमने उन कस्टमर्स को बुलाया और उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने मान्य किया कि उनको अप्रोच किया गया था कुछ लोगों के मार्फत जो बीच में दलाली करने वाले लोग थे या जो इन लोगों से डायरेक्ट संपर्क में थे। और ऐसे 2 व्यक्तियों को पहले हमने अरेस्ट किया, उनके पास से काफ़ी पैसा जब्त हुआ, 20 लाख उनके अकाउंट से, 8.5 लाख उनके लॉकर से जब्त किया गया। और इन कस्टमर्स ने हमको ये भी बताया कि उनको हर महीना कुछ 400-500 रुपया दिया जाता था एक ही चैनल को लगातार लगाए रखने के लिए, वो घर में हो या ना हो इसी चैनल को चलता रखना चाहिए। और अगर वो इंग्लिश जानते हैं नहीं जानते तब भी इंग्लिश का चैनल लगाए रखिए। तो इसका डायरेक्ट अर्थ ये था कि टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था, उसका जो बैरोमीटर नापता था कि कौन व्यक्ति कितनी देर कौन सा चैनल देखता है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो टीआरपी है ये डायरेक्टली ट्रांसलेट होती है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में। आपका एडवर्टाइजमेंट का रेट कितना रहेगा, कितना आप रेवेन्यू अर्न करेंगे, ये एडवर्टाइजर्स टीआरपी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। सो अगर आप टीआरपी को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बेईमानी तो एडवर्टाइजर्स के साथ है। दूसरा, अगर एक चैनल बेईमानी करके टीआरपी गेन कर रहा है, वो दूसरे चैनल को नुकसान करके एट द कॉस्ट ऑफ अदर चैनल टीआरपी कैन बी गेन्ड। तो एक बेनिफिशियरी था अनड्यू और एक को अनड्यू लॉस करा जा रहा था दूसरे चैनल को। सभी चैनल, आपके जैसे चैनल भी इसमें नुकसान उठा रहे थे इस फॉल्स टीआरपी रैकेट का। तो इस जरिए से फॉल्स टीआरपी जनरेट करके उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाई, जो 3 चैनल का मैंने नाम लिया, और उसके जरिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू जनरेट किया। और जो रेवेन्यू का एक्स्ट्रा जनरेट किया गया वो हमारा प्रोसीड ऑफ क्राइम माना जाएगा। उसी दिशा में हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी परमवीर जी, अब जो रेवेन्यू जनरेट किया गया जिस तरफ आपने इशारा किया है वो तो उस चैनल के बैंक अकाउंट में होगा और उसमें वो रेवेन्यू आया है एडवर्टाइजर से बैंक और चैनल के बैंक अकाउंट में। तो क्या इसके आगे की कार्रवाई ये हो सकती है कि आप बैंक अकाउंट्स को सीज करेंगे? इसके आगे क्या होगा? तो सब अवश्य बैंक अकाउंट्स को हम इन्वेस्टिगेट तो करेंगे, सीज या फ्रीज करने की कार्रवाई बाद में आती है। और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है, उनसे भी इसके बारे में पूछताछ की जाएगी, उनको जानकारी थी या उनको मैनिपुलेट करके उनको झूठी फिगर्स दिखाकर उनके साथ वो विक्टिम्स हैं क्या, उनको भी बुला के पूछताछ की जाएगी। और चैनल में जो ये हमने 3 चैनल्स के नाम लिए, इनमें कौन व्यक्ति इसके लिए जवाबदार है
उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कुछ व्यक्तियों को समन किया जाएगा और ये रिपब्लिक चैनल में भी किस लेवल के व्यक्ति इस रैकेट में इन्वॉल्व थे उनको हम इन्वेस्टिगेट अवश्य करेंगे। जी परमवीर जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये मैनिपुलेशन इस स्तर पर हो रही थी कि कोई चैनल, रिपब्लिक जैसा चैनल, अचानक नंबर 1 हो जाए? क्योंकि हम ये देख रहे थे दोनों चैनल, उनके अंग्रेजी और हिंदी, वो नंबर 1 है और आज जो रेटिंग आई है उसमें भी वो नंबर 1 है। लेकिन दूसरी बात जो विरोधाभास है वो ये है कि पूरे देश में जिस तरह का कंटेंट वो दिखा रहे थे उसको देखकर भी बहुत सारे दर्शकों में असंतोष था और ये था कि ये जो कंटेंट है ये ऐसा कैसे हुआ कि ये कंटेंट दिखाकर कोई चैनल नंबर 1 हो सकता है? तो आपको लगता है कि मैनिपुलेशन इतने बड़े लेवल की थी कि ये किसी चैनल को एकदम नंबर 1 पर ले जाए? देखिए, अभी तो हमको कुछ लिमिटेड नंबर ऐसे कस्टमर्स का मिला था जिनके पास सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई थी। उनको बुलाकर जब उनसे पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि ये हकीकत है, उनको मैनिपुलेट किया गया था टीआरपी मैनिपुलेशन के लिए। और जो टोटल टीआरपी के बैरोमीटर्स लगाए गए हैं पूरे देश में सिर्फ 30,000 है। मुंबई जैसे शहर में 2,000 से कुछ कम है। अगर आप 50, 60, 100 बैरोमीटर्स को भी आप मैनिपुलेट कर लेते हैं मुंबई जैसे शहर में, उसका असर आपकी टीआरपी रेटिंग पे बहुत बड़ा पड़ता है। तो किस हद तक किया जा रहा था, कितने बैरोमीटर्स को मैनिपुलेट कौन सा चैनल कर रहा था, ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। लेकिन कुछ जो कस्टमर्स थे उन्होंने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है कि उनको पैसा दिया गया सर्टेन टेलीविजन चैनल देखने के लिए। वो देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन उस चैनल को ऑन अवश्य रखा जाए अपने टेलीविजन सेट्स पर। जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस मॉडल मुंबई के बाहर भी चल रहा होगा, यानी महाराष्ट्र के दूसरी जगहों पर या देश में दूसरी जगहों पर? अगर मुंबई में चल रहा है तो मुझे लगता है कि अवश्य ही ये ना केवल महाराष्ट्र में, बाकी देश के अन्य क्षेत्रों में, अन्य सिटीज में, पूरे देश में भी इस प्रकार का रैकेट चल रहा होगा। जी परमवीर जी, मैं तो आपको बहुत समय से जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आप दबाव में आने वाले अफसर नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में ये माना जाता है कि मीडिया पर हाथ डालना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है और ख़ास तौर पर अगर कोई बहुत सेंसिटिव केस हो तो पुलिस वाले भी 50 बार सोचते हैं कि कहीं हाथ डालना है या नहीं डालना है। तो आपसे मैं ये डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर कभी कोई ऐसा दबाव आपने महसूस किया? क्योंकि आपने, ये भी बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जो अभी आपने डील किया है और इससे पहले सुशांत का मुद्दा भी बहुत सेंसिटिव था और वहां पर भी आपने जो आपने पहले दिन कहा आप उसी पर लगातार, उसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बने रहे। अभी 2 दिन पहले भी आपने इंटरव्यू में वही बात कही जो आप 4 महीने पहले कह रहे थे। तो मैं दबाव के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, दीज 4 months मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू। नहीं, एक्चुअली इतने दबाव वाले हमारे लिए नहीं थे। हमने एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया था, हमारी टीम एक प्रोफेशनल टीम थी और हमने एक अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, सील्ड एनवेलप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमने सबमिट की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखकर उस पर अपना सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया था, कहा था उसमें कोई गलती या कमी दिखाई नहीं देती। उसके बाद बिहार का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था, लेकिन हमसे कहा था कि हम अपना एटीआर का इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं। तो जब एक बार हमारे इन्वेस्टिगेशन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई थी, उन्होंने कहा था कि उसमें कोई कमी नहीं मिली उनको, तो हमें लगता था कि ये लोग जानबूझ के एक एजेंडा के तहत ये सब चला रहे हैं। मोटिवेटेड एक कैंपेन है मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए। लेकिन जैसा हमने कहा कि हमें पूरा विश्वास था अपने प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन पे, अपनी फोर्स के ऊपर। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि ये पूरे प्रयत्न मुंबई पुलिस को डिमोरलाइज करने के, मुंबई पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के ऐसे समय पे किए गए जबकि हमारी पुलिस एक युद्ध लड़ रही थी, एक लड़ाई लड़ रही थी कोविड के साथ, कोरोना के साथ। इस कोविड में मेरे 6,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी, उनको कोविड हुआ, मेरे 85 लोग शहीद हुए इस लड़ाई में। तो फोर्स का मोराल बढ़ाने की बजाय उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश, एक ही बहुत ही भयानक डिजाइन था। मैं नहीं कहता कि मेरी फोर्स डिमोरलाइज हुई, लेकिन इस प्रकार का प्रयास अवश्य किया गया। जो ये भी इन्वेस्टिगेशन है, हमने अभी शुरुआत की है, एविडेंस हमको प्राप्त हो गई है, प्रिमा फेसाई कुछ एविडेंस मिली है कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ और भी चैनल्स
मैं कह सकता हूं सामने आएंगे उनके नाम, अगर उनके बारे में एविडेंस मिलेगी तो मैं ये भी रूल आउट नहीं करता, लेकिन प्योरली हमारा जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन एविडेंस बेस्ड रहेगा, और प्रेशर में तो हम आने वाले नहीं हैं, ना हम पे कोई प्रेशर है। कुछ लोग अवश्य जो इसमें विक्टिम है या जो इसमें आरोपी हैं, वो हम पे प्रेशर लाने की कोशिश, कुछ शोर मचाया जा रहा है, जी, लेकिन हम मैंने प्रेशर में आज ही नहीं शाम आएंगे। को मैंने देखा कि जो लोग आरोपी हैं अब वो सीधे आप उल्टा आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक दबाव बनाना शुरू कर दिया है, बदले की भावना हो रही है, यानी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया है। वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्या आप इस लड़ाई के लिए भी तैयार हैं? तो पुलिस में जिस दिन नौकरी की थी लड़ाई लड़ने के लिए, तो नौकरी की थी, लड़ाई से तो हम डरते नहीं, पीछे नहीं हटते। लेकिन कौन सा आरोपी है जो कभी भी मानता है कि उसने आरोप किया है, उसने गुनाह कबूल किया है? करता है कभी कोई? तो डिफेंड करते हैं लोग अपने आप को, लेकिन हम तो प्योरली प्रोफेशनल एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ना किसी को टारगेट करेंगे, ना किसी को स्पेयर करेंगे, एंड जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट के सामने एविडेंस सबमिट की जाती है। सो इट विल बी अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, and we will take it to logic. We have 3 months to investigate the matter. We'll take it to logical conclusion. जी, आपसे आखिरी सवाल ये है, कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब हम सब लोग, यानी जितने टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं, लोग हमारे पास आते हैं विश्वास करके। अब आज आपने जो खुलासा किया है उससे ना सिर्फ एक चैनल पर फ़र्क पड़ेगा, उससे बाकी के चैनल्स पर भी फ़र्क पड़ेगा, और उससे जो टीआरपी नाम का ये जो बिज़नेस मॉडल है इस पर भी लोग शक करने लगेंगे। तो क्या आपको लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को ही करेक्शन की ज़रूरत है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इस समय आपके पास है वो हमारे पास भी नहीं होगी। आपको सब पता होगा कि अंदर क्या चल रहा है इस पूरे बिजनेस मॉडल में। उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? तो इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार का मैनिपुलेशन, इस प्रकार का टीआरपी मैनिपुलेशन, इस प्रकार का बिजनेस मॉडल, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कम चैनल्स के विरुद्ध हमको प्राप्त हुई है। ऐसा मैं नहीं कहता कि और किसी के चैनल के विरुद्ध इसके आगे से नहीं आ सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है, लिमिटेड है। कुछ 1, 2, 3 चैनल इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, और जैसे मैंने कहा कि इसका डायरेक्ट असर, टीआरपी का असर रेवेन्यूज पे पड़ता है। आपका कितना जनरेशन हो रहा है एड रेवेन्यू, उस पर फर्क पड़ता है। तो उसी लालच में आकर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा, बट बाय एंड लार्ज इस प्रकार का बहुत ही वाइड स्प्रेड ये प्रैक्टिस है। सभी चैनल इस प्रकार की प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने नहीं आई है। थैंक यू सो मच सर। और ये एक नया पोर्टफोलियो जो है आज आपके बायोडेटा में जुड़ गया है। ये भी एक नया इतिहास आपने रच दिया है। आज लोग आपको याद करेंगे इतिहास में इस टीआरपी स्कैम के लिए। और ये बहुत ही टेक्निकल मामला है, मतलब टीआरपी जो मीडिया के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग वो खुद भी इसको इतना नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत की होगी, आपका भी सर थोड़ी देर के लिए चकराया होगा, क्योंकि इट्स वेरी। जी, अभी भी चकरा रहा है।